नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। हम शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे और शिक्षण विधियों में भी व्याकरण शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। तो हमारी जो शिक्षण विधियों में अर्वाचीन शिक्षण विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 2 शिक्षण विधियाँ पढ़ी भी थी, एक तो सहयोग विधि और एक आगमन और निगमन विधि। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक विधि। आज अपनी जो अगली विधि है वो है पाठ्य पुस्तक विधि। अब देखो, इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो कि यह विधि अर्वाचीन विधियों में शामिल की जाती है। तो सबसे पहली पंक्ति कि यह विधि किस में शामिल की जाती है? अर्वाचीन विधियों में, या कह सकते हैं नवीन विधियों में शामिल की जाती है। इसके बाद में होता है क्या इसमें कि इस विधि में भी शिक्षक है वो छात्रों को अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता। अब व्याकरण किस प्रकार नहीं पढ़ाता, या पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? तो देखिए, इसमें अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता। पढ़ाने का अलग से व्याकरण पढ़ाने का मतलब है कि व्याकरण को अलग नहीं पढ़ाता। जैसे पहले पाठ पढ़ाया उसके बाद में व्याकरण पढ़ाया, इस तरह से नहीं पढ़ाता। तो पढ़ाता कैसे? देखो, कोई भी कक्षा है, जैसे कक्षा हमने 6, 7 या 8 जो भी है 12, उनकी प्रत्येक कक्षा की निर्धारित पुस्तक होती है। प्रत्येक कक्षा की निर्धारित पुस्तक होती है, अलग अलग विषयों की अलग अलग निर्धारित पुस्तकें होती है, उनमें निर्धारित पाठ आते हैं। ठीक है। अब निर्धारित पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में, जो प्रत्येक पाठ है उसके अंत में क्या दी होती है? व्याकरण से संबंधित भाषिक सामग्री दी होती है। व्याकरण से संबंधित क्या दी होती है? भाषिक सामग्री दी होती है। प्रत्येक पाठ के अंत में जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो वहाँ प्रत्येक पाठ में कुछ न कुछ व्याकरण से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं। तो प्रत्येक पाठ के अंत में व्याकरण से संबंधित भाषिक सामग्री दी जाती है। तो उस भाषिक सामग्री के आधार बना करके, या उस भाषिक सामग्री के आधार पर ही यदि कोई शिक्षक व्याकरण का ज्ञान करवाता है तो वह कौन सी विधि कहलाती है? पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। तो पाठ के अंत में दी गई भाषिक सामग्री के आधार पर यदि कोई शिक्षक व्याकरण का अध्ययन करवाता है तो वह विधि कौन सी कहलाती है? पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। अब देखो, इस विधि में होता है क्या कि एक तो जो व्याकरण का ज्ञान है, जो व्याकरण का ज्ञान दे रहा है शिक्षक, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिया जाता। क्रमबद्ध तरीके से कैसे नहीं दिया जाता? जैसे पाठ के अंत में आया तो कहीं में संधि आ गई, दूसरे पाठ में समास आ गया। मान लो संधि में भी पहले दीर्घ संधि आ गई, दीर्घ संधि आने के बाद में समास आ गया, समास में सीधा मान लो बहुब्रीहि समास आ जाता है। तो क्या होता है कि जो व्याकरण का ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ने को मिलता है। और जो सीखने का नियम होता है वो निरंतरता का नियम होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से कोई ज्ञान दिया जाता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखने को मिलता है। तो इसमें क्या नहीं दिया जाता? व्याकरण ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता, जिसके कारण से इस विधि को ज़्यादा उपयोगी नहीं माना जाता। यानी कि उपयोगी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती। और बात करें तो इसमें बालक जो क्रमबद्ध ज्ञान नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से बालकों में क्या व्याकरण के प्रति अरुचि भी पैदा हो जाती है कि कभी कोई सा टॉपिक आ जाता है उसके बारे में अध्ययन करवा दिया, फिर संधि को छोड़ करके मान लो उपसर्ग आ जाता है तो उसके बारे में अध्ययन कर। तो जिस विधि के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित भाषिक सामग्री के आधार पर कोई व्यक्ति या कोई टीचर व्याकरण का ज्ञान करवाता है, वह कौन सी विधि हो जाती है? पाठ्य पुस्तक विधि। इसके बाद में हमारी जो अगली विधि है वो है सैनिक विधि या अनौपचारिक विधि। उसके बारे में तो अध्ययन करेंगे। आगे जो विधि है सैनिक विधि या अनौपचारिक विधि। देखो, सैनिक विधि को अनौपचारिक विधि क्यों कहते हैं? सैनिक विधि को अनौपचारिक विधि क्यों कहते हैं? सबसे पहले बात इसके करेंगे। अब सैनिक, देखो, शिक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है। जो शिक्षा देने का तरीका होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। शिक्षा 2 तरीके से दी जाती है, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। जैसे बात करें हम स्कूली शिक्षा की, तो स्कूली शिक्षा कैसी है? औपचारिक शिक्षा है। बात करें जैसे कोटा विश्वविद्यालय है, ओपन महाविद्यालय जितने भी, वो कैसी शिक्षा है? वो अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे कोचिंग है, ये आपका यूट्यूब चैनल है, ये भी कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में फर्क क्या होता है कि किसी नियमों से बंद रह करके कोई शिक्षा दी जाती है। कोई नियम बना करके यदि कोई शिक्षा दी जाती है वो क्या कहलाती है? औपचारिक। जैसे विद्यालय का समय निर्धारित होता है, वहाँ पर क्लास निर्धारित होते हैं, टीचर निर्धारित होते हैं, ठीक है, तो वो औपचारिक। और किसी भी नियम से
नियमों से रहित जो शिक्षा दी जाती है या नियमों के बिना ही शिक्षा दी जाती है वो कैसे हो जाती है, अनौपचारिक। जैसे आप YouTube पे देख रहे हो तो आपको उत्कर्ष का पसंद आया तो उत्कर्ष का देखोगे, यदि उत्कर्ष की कोई क्लास पसंद नहीं आई तो किसी और की देखोगे, कलाम की देखोगे या साफल्यम या जो भी है उसकी देखोगे। जैसे हमारा YouTube चैनल है अपनी कलम अपनी आवाज़, इस पर देखोगे तो वो शिक्षा कौन सी हो जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब जो नियमों में बंद करके नहीं दी जाती उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी भाषा का ज्ञान लेना चाहता है, कोई व्यक्ति किसी भाषा का ज्ञान लेना चाहता है तो वहाँ उस व्यक्ति को क्या किया जाता है कि उस भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है। जैसे हमें क्या करना है, इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त करना है या अंग्रेजी सीखनी है तो हमें क्या कहाँ छोड़ दिया जाएगा, ब्रिटेन में। धीरे धीरे क्या होगा कि ब्रिटेन के लोगों के मुंह से शब्द उच्चारित होंगे, वाक्य उच्चारित होंगे, तो उस भाषा को बोलने वाले लोगों से उच्चारित शब्दों तथा वाक्यों को सुनकर ही क्या किया जाता है, उस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे हमें छोड़ दिया गया ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन के लोगों के द्वारा हम जो वर्ड सुनेंगे उसको वाक्य सुनेंगे, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, उस भाषा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो गई, अनौपचारिक। अनौपचारिक किसे, क्योंकि इसमें किसी कक्ष में व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाया जाता या किसी भाषा शिक्षण का ज्ञान नहीं करवाया जाता, इसलिए ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई। अब इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में केवल और केवल व्यवहारिक, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वही प्राप्त होता है। व्यवहारिक ज्ञान कैसे, कि जैसे हमारे बोलचाल में जो शब्द हैं, हमारे बोलचाल में जो वाक्य है उसका तो ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बोलचाल में व्यवहार में नहीं है जो शब्द, उन वाक्यों का या उन शब्दों का हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस विधि के द्वारा क्या होता है, केवल और केवल व्याकरण का या किसी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान ही प्राप्त हो पाता है। अब देखो, इस विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किया गया था अमेरिका में। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अमेरिका में, और अमेरिका में कब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी डेट थी आपके 1939 ईस्वी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इस विधि का प्रयोग किया था। और इस विधि का प्रयोग करने वाले कौन थे, इस विधि का प्रयोग करने वाले अमेरिका के 4 शिक्षक थे, जिसमें पहला है ब्लूमफील्ड, पहले का नाम है ब्लूमफील्ड, दूसरे का पेंज, तीसरे का बोन्स और चौथे का सपीर। इन 4 शिक्षाविदों ने अमेरिका के सैनिकों को ये इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अमेरिका के सैनिकों पर। किस लिए, दूसरे देशों की भाषा सिखाने के लिए सर्वप्रथम अमेरिका के इन 4 शिक्षाविदों ने अमेरिका के सैनिकों को प्रयोग किया गया था। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, सैनिक विधि कहा जाता है। इसे हम अनौपचारिक विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कक्षा में अध्ययन नहीं करवाया जाता, और इससे सैनिक विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो सैनिकों पे किया गया था, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, सैनिक विधि कहते हैं। और इसका शुरुआत क्या हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 के समय में हुई थी, ठीक है। इसलिए इस विधि को भी किस में माना जाता है, अर्वाचीन विधियों में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी व्याकरण की जितनी भी शिक्षण विधियाँ थी वो प्राचीन हो चाहे अर्वाचीन हो वो पूरी हुई, और इसके क्वेश्चन आंसर हम किसी दिन सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे, इससे संबंधित जितने भी हमने 8-10 शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी उसके बारे में। अब एक थोड़ा सा आगे अध्ययन और करते हैं कि व्याकरण का उद्देश्य और उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो बात करें व्याकरण की उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण का मुख्य उद्देश्य, कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, ये व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है कि भाषा के क्या नियम है, यानी बोलने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि मान लो एक है ये चीज़ है, शब्द है स्वभाव, ठीक है। दूसरा एक शब्द है स्कूल, तीसरा एक शब्द है स्लेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्वभाव, यहाँ पे क्या है स्कूल, यहाँ पे क्या है स्लेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई का उच्चारण हो रहा है, और जबकि इन दोनों में ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो इसमें भाषा का नियम क्या लागू होता है
कि यदि दंतेशव, हलंत दंतेश की बात कर रहा हूँ, हलंत दंतेश के बाद में यदि य व र तथा ल आए, यदि दंतेश के बाद में ये 4 वर्ण आए, य व र और ल, तो वहाँ पे क्या होता है कि ई का उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, और यदि इन 4 शब्दों या 4 वर्णों के अलावा यदि कोई वर्ण आता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ई का उच्चारण किया जाता है। जैसे स्वभाव, तो वहाँ पे व आ रहा है, और स्लेट तो यहाँ पे ल आ रहा है। स्कूल, यहाँ पे स के बाद में क्या, कौन सा वर्ण आ रहा है, क वर्ण। तो भाषा व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना। अब बात करें व्याकरण की विशेषताएं, व्याकरण की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो सबसे पहली विशेषताएं होती है, या पहले सबसे पहली विशेषता इसी को ले लेंगे, या तो मुख्य विशेषता भी कह सकते हैं या मुख्य उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो ये विशेषताओं में पहले ये हो जाएगा कि भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना। और बात करें दूसरी विशेषता की, दूसरी विशेषता है तो भाषा के यूँ कह सकते हैं कि वर्णों का ज्ञान करवाना, या कह सकते हैं कि वर्णमाला का ज्ञान करवाना, वर्णों का ज्ञान करवाना या वर्णमाला का ज्ञान करवाना। इसकी तीसरी विशेषता यूँ कह सकते हैं कि शब्द तथा वाक्यों का ज्ञान करवाना। बात कर रहे हैं हम संस्कृत के बारे में, तो इसकी चौथी विशेषता ये हो जाएगी कि धातुरूप, धातुरूप तथा शब्द रूप के बारे में क्या करना, ज्ञान करवाना। तो पहली विशेषता भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, दूसरी वर्णों का ज्ञान करवाना, तीसरी शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान करवाना, चौथी धातुरूप तथा शब्द रूप का ज्ञान करवाना। बात करें 5 विशेषता की या अगली विशेषता की, तो भाषा के 4 मूलभूत कौशल होते हैं। भाषा के कितने मूलभूत कौशल होते हैं, 4 मूलभूत कौशल होते हैं। ठीक है, उनका क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान करवाना। क्रमबद्ध तरीके से कैसे, कि भाषा के पहले 4 कौशल कौन कौन से हैं। तो पहला कौशल है सुनना, उसके बाद में है बोलना, उसके बाद में है पढ़ना, और उसके बाद में लिखना। ये भाषा के 4 मूलभूत कौशल है। और इनका क्रम क्या होता है, सबसे पहले कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या सुनता है, किसी की आवाज़ सुनता है। तो पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है। वो सुनकर की पहचानता है कि ये मेरी मम्मी की आवाज़ है, या ये पापा की आवाज़ है, या किसी और की आवाज़ है, या ये हमारे परिवार के सदस्य की आवाज़ नहीं है। उसके बाद में वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा, बोलना सीखेगा। उसके बाद में क्या सीखेगा, पढ़ना। और सबसे अंत में क्या सीखता है, वो लिखना सीखता है। तो भाषा के मूलभूत कौशल है जो 4, उसका क्या करना, क्रमबद्ध तरीके से विकास करना। उसके बाद में अगली विशेषताओं के बारे में बात करें तो बालकों में तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास करना। बालकों में तर्क तथा चिंतन शक्ति का क्या करना, विकास करना। तो ये कुछ व्याकरण की विशेषताएं थी, और व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है वह भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना। तो यदि इससे संबंधित आपके कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है मन में तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कोरोना काल है तो घर पे रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।